नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान फोम की ओर से थिएटर कैनवास लॉकडाउन लाइव की एक शुरुआत की गई है। उसके तहत कई कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। उसी श्रेणी में आज मेरा भी नंबर है। 4:30 का समय था, समय निर्धारित था। मैं समय पर पहुंच गया हूं। उम्मीद है आप सब लोग भी बैठे हैं, सामने देख रहे होंगे मुझे। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी मेरी। तो एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश सोनी। मैं एक रंगकर्मी हूं, थिएटर आर्टिस्ट। और राजस्थान फॉर्म की ओर से इस कोरोना महामारी के अंतर्गत घर बैठे बेरोजगार कलाकारों के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए थिएटर कैनवास लॉकडाउन की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। और मेरे लिए तो मानो जैसे तपते हुए रेगिस्तान में एक बूंद पानी की आस में ठंडे पानी का पूरा तालाब मिल गया हो, इस तरह है। और इसके लिए मैं खासकर अभिनेत्री एवं स्वर कोकिला ईला जी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मुहिम से जुड़े चेयरमैन साहब भुतोड़िया जी का, विश्व मोहन भट्ट जी का, सर्वेश जी का, और जिनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि A1 टीवी और श्री सीमेंट का। और इस प्रोग्राम के लिए जिसने मुझे सूचना दी, अनिल मारवाड़ी, मैं उसका भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा रंगकर्मी सहपाठी दोस्त है। और रमन अत्रे जी, जो इनकी प्रस्तुति भी आप देख चुके हैं लाइव के अंदर अभी कुछ दिनों पहले ही, उन्होंने मेरी इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी मदद की। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि रमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, कहते हैं कि हम कोई भी शुरुआत करते हैं काम की, हम थिएटर करते हैं, तो थिएटर में भी और घर के अंदर भी कोई हम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं, गणेश स्तुति करते हैं, गणेश जी को राजी करते हैं। हम ही नहीं, गणेश जी को तो देवताओं में पूजा गया सर्वप्रथम निमंत्रण अगर जाता है, कहते हैं शादी कार्ड पे भी तो उन्हीं को जाता है। और आज मैं गणेश जी की जो बात करूंगा, जो उनकी स्तुति करूंगा, तो मैं एक थिएटर कलाकार हूं, तो मैं उसी अंदाज में, उसी भाषा में करूंगा कि हम जब थिएटर पे नाटक करते हैं, या हम जब नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, या स्कूलों में कहीं परफॉर्मेंस करने जाते हैं, तो वही गणेश वंदना हम गाते हैं। तो वही चीज़ थिएटर की बात है, तो थिएटर वाली ही गणेश वंदना मैं आपको करके बताऊंगा, जो हम अक्सर करते हैं हम कलाकार लोग, वही मैं आपको गा के बताऊंगा। जिसके लिए माफ़ करना, मेरे पास अभी म्यूज़िक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं। और वही गणेश वंदना जो हम अक्सर गाते हैं हम कलाकार नाटक शुरू करने से पहले, वो मैं आपको आके बताता हूं कि जय जय गणेश जय जय गणेश, 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 जय जय गणेश। अरे भूखों को तू रोटी दे दे, अंधों को तू सोटी दे दे, नंगों को लंगोटी दे दे, नंगों को लंगोटी दे दे। जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश। अरे साफ हवा और पानी दे दे, तंदुरुस्ती और दानी दे दे, मत देना तू हमको चक्कर, चक्कर से आते हैं चक्कर। जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश। अरे नीम हकीमों पर तू चढ़ जा, हम पीछे तू आगे बढ़ जा, लड़ना है तू जा तू लड़ जा, भिड़ना है तू जा तू भिड़ जा। जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश। तो इस तरह हम नाटक की शुरुआत करते हैं। तो जैसे स्कूल से मैंने कहा कि हम स्कूलों में शो करते हैं, तो मेरी भी दोस्तों ये रंगकर्मी यात्रा स्कूल से शुरू हुई। जब मैं पढ़ता था स्कूल के अंदर,
तो उस वक्त जैसा कि संडे की छुट्टी होती है, 6 दिन स्कूल चलता है। 6 दिन के अंदर 5 दिन स्कूल में सबसे ज़्यादा क्लास के बाहर खड़े रहने वाला लड़का मैं था। कभी हाथ ऊंचे कर गए, कभी मुझे मुर्गा बना दिया जाता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो था, शून्य। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं था। लेकिन वो जो छठा दिन आता था शनिवार को, उस ज़माने में, आज के स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले एक बाल सभा लगा करती थी। जो मेरी एज के, जो 50 के ऊपर की एज के, वो शायद ये बात को जानते होंगे। पहले बाल सभा लगती थी शनिवार के दिन इंटरवल के बाद। तो वो जो बाल सभा होती थी, उस दिन मैं क्लास के अंदर जो सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा था, मैं सबसे आगे होता था। उस दिन मैं स्कूल का हीरो बन जाता था, क्योंकि उस बाल सभा के अंदर क्या होता था कि बच्चे कोई जोश चुटकुला सुनाते थे, कोई कविता, कोई पोएम, कोई शेर व शायरी। तो सब टीचर उस दिन मुझे बड़ा ढूंढा करते थे, अरे यार कैलाश को बुलाओ यार, और कैलाश को बुलाओ यार, कैलाश कहाँ है यार। और मेरे भाव बढ़ जाते थे, नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। अरे चल यार, तू तो हमारी क्लास की शान है यार, अबे तू तो हमारे हीरो यार, अभी चल। अरे नहीं यार, मैं नहीं सुना रहा यार, अरे चल यार, पागल है क्या यार, अरे हमारी इज्जत का सवाल है यार। क्योंकि मुख्य अतिथि भी बुलाया करते थे, तो बड़ा मतलब रोब झाड़ के मतलब मैं जाया करता था कि देखो आज टीचर मुझे पूछे, रोज़ मारा करते थे। और फिर मैं नकल करता था, मुझे नकल की बड़ी आदत थी। टीचर की नकल करता, प्रिंसिपल की नकल करता, लेडी टीचर की नकल करता, कैसे स्वेटर बुनती बुनती बातें करती है, कैसे पढ़ाती थी हमको, स्वेटर में ध्यान जा रहा है, ये सब की नकल करता था। सबकी मतलब अच्छी कैसी बदला लेने का दिन होता था मेरा वो। और होता ये था कि साल में रिजल्ट आता तो मैं ज़ीरो। तो घर वाले पूछते, हमारा बच्चे सबसे पीछे हो गया, आप इसको क्या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते? तो स्कूल वाले कहते कि बाबूजी आप अपने बच्चे को है ना घर ले जाओ, इसका कहीं ध्यान नहीं है पढ़ाएगा, इसको तो नाटक कंपनी भर्ती करा दो, ये तो एक्टिंग करेगा। तो अक्सर ये बात मेरे दिमाग में बैठती है, नाटक कंपनी होती क्या है? ये बात पुरानी है, आज से करीब 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि यार नाटक कंपनी क्या है, कहाँ होते हैं नाटक। मुझे पता नहीं था उस वक्त, मैं छोटा था उस वक्त, मुझे पता नहीं था। फिर ऐसे ही क्या है कि उस ज़माने के अंदर टीवी नहीं थे, टेलीविज़न 1978 की बात है, उस वक्त टीवी नहीं चले थे 78 के अंदर। जयपुर राजस्थान में तो कम से कम टीवी मैंने तो देखा नहीं था। तो उस वक्त उस दौर में मनोरंजन का जो साधन हुआ करता था वो था ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा चले करती हर जगह, चाहे कोई शादी का फंक्शन हो या कोई होली दिवाली त्यौहार हो, मोहल्ले के लोग चंदा इकट्ठा करते थे, ऑर्केस्ट्रा आती थी। ऑर्केस्ट्रा के अंदर डांस, गाने, सिंगर ये सब हुआ करते थे। उसके अंदर एक कलाकार हुआ करता था जो लोगों को हंसाता था। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे लगा यार ये काम तो मैं भी तो करता हूँ। तो मैंने ऑर्केस्ट्रा वाले से कहा, मैंने भाई साहब यार मुझे भी एक मौका दे यार, मैं कुछ सुनाऊंगा। तो नया बच्चा हो, देखें क्या सुनाएगा यार, पहले हमको तू ऑफिस में आके मिल। एकदम से कैसा खड़ा कर दे तो मंच पे, तो मैं ऑफिस गया, वहाँ जाके सुनाया उनको, तो अच्छे लगे मेरे अंदाज, क्योंकि मैं चुटकुला सुनाता था तो मैं सीधा सीधा नहीं, मैं बॉडी लैंग्वेज के साथ सुनाता था। तो बड़े खुश हुए, वो बोले ठीक है तेरे को ऑर्केस्ट्रा में काम देंगे। तो साहब मैं इस तरह ऑर्केस्ट्रा में सुनाने लगा, लोग मुझे पसंद करने लगे। और मुझे शुरू में आप मानेंगे नहीं, 1 रुपया 2 रुपये मुझे मिलने लग गए ऑर्केस्ट्रा में। 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक मुझे मिलने लगे ऑर्केस्ट्रा में। उस ज़माने के अंदर 78, 79, 80 की बात है। 10 रुपये 1980 में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जो एक बच्चे से खर्च नहीं हो सकते थे 10 रुपये, क्योंकि उस ज़माने में 1 नया पैसा चला करता था। मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से, 1 नया पैसा, 2 नया पैसा, 3 नया पैसा और 5 नया पैसा, ये चला करते थे। और 10 रुपये मिल जाए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं घर वालों को ला के देने लगा, तो घर वालों को लगा यार ये पैसे कैसे लेके आ रहा है। मैंने कहा देख लो सर, मैं तो ऑर्केस्ट्रा में कर रहा हूँ। बोले हमको भी बता। तो एक बार हमारे मोहल्ले में हुई ऑर्केस्ट्रा, तो घर वालों ने देखा, बोले यार तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, तो वाकई नाटक कंपनी में जाना चाहिए। तो घर वाले मुझे पहली बार, मेरी मम्मी मुझे आज भी याद है, एक्टिंग के लिए मुझे लेके गई। वो जयपुर में पुरानी बस्ती के अंदर तमाशा के नाट्य गुरु रहते हैं, आज भी वो मेरे गुरु हैं। मैंने उन्हीं को विधिवत रूप से गुरु बनाया। श्रीमान परम आदरणीय पूजनीय मेरे गुरुदेव वासुदेव भट्ट जी, उनको विधिवत रूप से मैंने गुरु बनाया। मेरी मम्मी ने उनसे रिक्वेस्ट की, इस बच्चे को बड़ा शौक है, आप सिखाइए। उन्होंने गेटोर की छतरियों में, जो आज भी मौजूद है, वहाँ मुझे बुलाया डेली। मैं वहाँ जाता था, मैंने बड़ी लगन के साथ, मुझे तो काम करना था। उन्होंने मुझे काम दिया। उसके बाद पहला नाटक उनके निर्देशन में मैंने किया, सत्यवादी राजा
हरिश्चंद्र, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई नाटक की। उसके बाद उन्होंने उस नाटक का शो किया अपने रविंद्र मंच पे। जब मैंने पहली बार रविंद्र मंच को देखा था कि ये रविंद्र मंच है, उससे पहले मैं नहीं जानता था रविंद्र मंच कहाँ है, तो वहाँ मैंने नाटक देखे। उससे पहले मैं गया था एक बार, तब मुझे याद है मुझे भगा दिया था किसी ने, ऐसे घूमते फिरते चला गया था, छोटी साइकिल जो अड्डा चलाते हैं। 1984 में गया था मैं, तो 84 के अंदर वहाँ पे कोई नाटक मुझे आज भी याद है, शेखर सेठ जी और साबिर खान जी का नाटक की फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें नाटक था सूर्य का वारिश। हाँ, सूर्य का वारिश, ताम्रपत्र और बाल, हाँ ये नाटक चल रहे थे। मैंने देखा, देख के मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, पर खुशी हुई। आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर मैंने लोगों के पाँव पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में कोई आसानी से रोल नहीं देता था। आज तो क्या है कि रविंद्र मंच एक सरकारी बिल्डिंग बन के रह गया है, जहाँ पे कोई भी बुकिंग की रसीद कटवाओ, पैसे दो, नाटक करो, खुद ही निर्देशन करो, खुद ही डायरेक्ट करो, खुद ही लिख लो, सब कुछ खुद ही कर ले, आता चाहे कुछ भी नहीं है उनको। इसलिए कह रहे हैं थिएटर खत्म होता जा रहा है। थिएटर खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, थिएटर खत्म नहीं हो रहा है, कलाकारी खत्म होती जा रही है। थिएटर तो वहीं है अपनी जगह पर, लेकिन क्या है कि जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो नहीं जानते, अधूरा ज्ञान कहते हैं कि घातक होता है, तो ऐसे लोग थिएटर में आ गए, थिएटर खत्म होता जा रहा है। तो मैंने क्या लोगों के पाँव पकड़ना शुरू कर दिए, देंगे लोग शुरू में मुझे भगाना शुरू कर दिया। हाँ ये ला जा, चाय ले क्या मार लिए, जा पानी भर के ला जा मार लिए। फिर लोगों ने मुझे मंच के वो क्या कहते हैं कर्टन के पीछे खड़ा कर दिया, प्राउंटिंग के लिए खड़ा कर दिया, जो चलो प्राउंटिंग करो, यहाँ खड़े हो गए, डालो, कोई भूल जा रहा हो बता लेना उसको। हाँ सर बता दूंगा सर ठीक है ना, ये जाना। वो मेकअप वाले को कहना उसको पहले तैयार कर, उसको बाद में तैयार कर। तो मतलब मैं काफ़ी मतलब हाथा जुड़ी के बाद मुझे रोल मिलना शुरू हुआ। फिर तो मैंने करीब करीब मंच के जितने भी दिग्गज थे सारे सीनियर थे मेरे से। तो एस वासुदेव जी भट्ट जी है, साबिर खान, अशोक राही, सरताज जी, अमर नारायण जी माथुर, जितने भी लोग थे मंच के पुराने, सबके साथ मैंने काम किया, किसी को मैंने नहीं छोड़ा। कहते हैं कि वो बहता हुआ पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है, उसको ज़रूरत नहीं रास्ता दिखाने की। लोग 3-3, 4-4 महीने में एक नाटक करते थे, और मेरी आदत कुछ ऐसी थी कि मेरी तो भूख थी, मुझे तो पेट ही नहीं भरे। तो मैं क्या करता था, सुबह से शाम तक वहीं रहता, 1 घंटा इसी क्लास में, 1 घंटा उसी क्लास में, 1 घंटा उससे। मैं महीने में 2-2, 3-3 नाटक करता था। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने साल में कम से कम 30 नाटक कर दिए। एक ही साल में 30 नाटक, ज़्यादा से ज़्यादा नाटक करने थे। करीब 3, 3.5 साल, 4 साल मान लिए मैक्सिमम, 4 साल के अंदर तो मैं उस रविंद्र मंच पे 100 से अधिक शो कर चुका था। बस इसी तरह पर एक बार हमारे जयपुर दूषण के राज किशोरी सक्सेना बहुत अच्छे डायरेक्टर वहाँ के, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अपने टीवी सीरियल के लिए बुलाया, मुझे लिखने के लिए कहा। कैलाश आप लिखते हो क्या? मैंने कहा साहब मैं लिखता भी हूँ, मैंने एक नाटक लिखा है। मैंने उस वक्त एक नाटक भी लिखा था, और वो नाटक लिखा था मैंने, पहला बार नाटक लिखा था 95 के अंदर। नाटक का नाम था बाबू को भाइयों। ये मैंने अपने जयपुर की ढूंढाड़ी भाषा में पहला नाटक लिखा था जयपुर के अंदर, क्योंकि लोग अधिकतर करते हैं राजस्थानी भाषा में नाटक लिखा है। अरे राजस्थान की तो बहुत सारी भाषा है, गंगानगर भी राजस्थान में आता है, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, सारे तो राजस्थान में आते हैं, पर प्रॉपर भाषा क्या है? तो मैं तो जहाँ का रहता हूँ मैं तो वहीं की लिखूँगा। तो मैंने ढूंढाड़ बोलते हैं इसको, ढूंढाड़ भाषा, तो उसको ढूंढाड़ी में बोलते हैं, उसको है ढूंढाड़ भाषा जयपुर की। उसमें मैंने नाटक लिखा बाबू को भाइयों, जो लोगों को बेहद पसंद आया। उस नाटक को देखते मुझे वहाँ बुलाया गया, और मुझे राजकिशोर सक्सेना जी ने पहली बार काम दिया था नाटक लिखने का, तू काहे बोली। उसके 265 एपिसोड मैंने किए तू काहे बोली के, और मैंने एक्ट किया। वो सुपरहिट नाटक गया था। तो राजकिशोर जी सक्सेना की बदौलत जहाँ मेरी पहचान सिर्फ जयपुर थिएटर तक सीमित थी, उनके द्वारा, उस सीरियल के द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर मेरी पहचान बनी। उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद तो फिर दोस्तों काम मिलना शुरू हो गया। फिर ईटीवी वालों ने मुझे बुलाया, वहाँ से मेरा लहरू चला, 200 एपिसोड उसके चले। उसके बाद वीणा वाले, वीणा कंपनी का नाम आप जानते हैं, जयपुर बड़ा फेमस है, उनका गोरबन तो सालों चला, उसको भी मैंने लिखा, राइट किया, उसके अंदर भी एक्ट की। अभी ऑन ईयर मेरा गुल्लक चल रहा है, हर शनिवार को गुल्लक आता है मेरा 8 से 9 बजे तक, हर शनिवार आता है, वो आज भी आएगा दोस्तों। इस तरह मेरा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद लोगों ने कहा कि अब तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए कैलाश। मैंने कहा मुझे भी लगा बॉम्बे जाना चाहिए। भाई वो कहते हैं ना कि एक पंछी घोंसले में कब तक रहता है, जब तक कि उसके पर नहीं आ जाते। जब उससे उड़ान भरना आ जाता है फिर वो बैठता नहीं है घोंसले में। तो मैं भी कुछ सीख तो गया ही था, अपने भरोसे चल दिया, पोटली बांध के बॉम्बे 2-3 साल रहा।
कुछ फिल्में भी की मैंने, जैसे आलू चाट मूवी की, पीटर गया काम से, सुपर से ऊपर, सर्कस, काफ़ी नेशनल ऐड भी किए बड़े बड़े कलाकारों के साथ। 2 मेरी मूवी रिलीज भी हुई। आलू चाट तो रिलीज हो चुकी, सुपर हो गई। ऐड किए हाथी सीमेंट, कोक, कैस्ट्रोल और इन्फो मीडिया, येलो पेजेज और BSNL, काफ़ी मैंने ऐड भी किए। लेकिन उसके बाद मुझे मुंबई थोड़ा रास नहीं आया। प्रॉब्लम है क्योंकि जितनी इनकम होनी चाहिए थी उतनी मेरी बैठ नहीं पा रही थी और मैं वापस जयपुर आ गया। तो इस तरह की रही मेरी रंग यात्रा दोस्तों। लेकिन जयपुर आने के बाद भी कहता है पहचान कभी आदमी की धूमिल नहीं होती है, खोती नहीं है। उस पहचान की बदौलत मुझे काम मिला और आज भी मैं आपके सामने उसी पहचान की बदौलत ही बैठा हूँ। तो उस पहचान का मुझे फ़ायदा हुआ, लोग मुझे बुलाने लगे, आज भी बुलाते हैं। और मैं अपना गुजारा दोस्तों इसी तरह करता हूँ कि आज भी मैं जैसे कि शादी पार्टियों के अंदर भी जाता हूँ, मैं एंकरिंग करने के लिए जाता हूँ, महिला संगीत में जाता हूँ, मैं वहाँ कॉमेडी वगैरह करता हूँ, थिएटर तो करता ही हूँ। अभी तो खैर बंद चल रहा है कोरोना की वजह से थिएटर। तो हास्य के लिए मैं जाना जाता हूँ और शुरू से मेरा एक ही पटरी रही है, जैसे रेल एक ही पटरी पे चलती है, हास्य। सिर्फ मेरा लक्ष्य हास्य रहा है। हास्य के अलावा कई लोग मुझे कहते हैं कैलाश यार तुम ऑलराउंडर कलाकार नहीं हो, जब तुम्हें रोल देते हो कोई सीरियस तुम मना क्यों करते हो। मैंने कहा सीधी बात है, मैं सिर्फ हास्य करूँगा, इसके अलावा मुझे कुछ ही नहीं आता। मुझे सिर्फ हंसाना लोगों को अच्छा लगता है। और सही बात है, रुलाने के लिए तो आपके और हमारे रिश्तेदारी काफ़ी है। हंसाओ, रो तो दुनिया वैसे ही रही है, और रो तो एक और रुलाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरी नज़र के अंदर। मैं ऐसे नहीं कहता इमोशनल करने वाले कलाकार नहीं होते, वो भी बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। लेकिन मेरी नज़र के अंदर इसी आज के दौर में, महंगाई के दौर में भागते हुए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दबते हुए, बोझ से तले दबते हुए, महंगाई के बोझ से दबते हुए आदमी को थोड़ी देर के लिए राहत दी जाए तो मैं कहता हूँ ये कि भगवान की प्रार्थना के बराबर है। इसलिए मेरा लक्ष्य यही रहा है और आखिर दम तक मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं लोगों को हंसाऊँ। क्योंकि हंसी एक ऐसी भाषा है जो दुनिया की हर जुबान जानती है। हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, लंदन हो, कोई सा भी देश में चले जाओ, हंसी एक ऐसी भाषा है जो हर जगह बोली जाती है और हर जगह समझी जाती है। इसलिए मैंने दुनिया की सबसे बड़ी भाषा सीखी है, हंसी। चाहे हम ना हंसे, हमारे जीवन में कितना दुख हो, हमसे कोई मिलने आया, हमें कोई 5 मिनट के लिए देखने आया, कोई थिएटर पे आया, उसको हंसा के भेजो ताकि याद रखे। तो हंसी की चलो हम बात करते हैं कि जब पहचान बन गई तो लोग मुझे बुलाने लगे। ऐसे ही साहब मुझे एक बार क्या हुआ, अब हंसी की बात है, तो मुझे बुलाया गया, एक स्कूल में बुलाया मुझे। स्कूल में सारे बच्चे, राजस्थान का स्कूल था, जयपुर के पास के गांव के अंदर, सब जान गए, हो टीवी कलाकार है ये तो, कैलाश सोनी है, अरे देखा देखा देखा, माला वाला पहने, बच्चों ने ताले बजाई, साहब बहुत अच्छे आए। तो मुझे कहा क्या चलो कैलाश ये आप यहाँ पे आज हमारे स्कूल में वाटर टैंक लगा है, इसके लिए आप उसका उद्घाटन करें। मैंने कहा यार हम उद्घाटन करें, इतने बड़ा आदमी हो गया, मैं उद्घाटन करूँगा। मैं वाटर टैंक का क्या उद्घाटन करूँ, बस बोले आप नल खोल दीजिए पानी आ जाएगा। तो मुहूर्त हो गया उसका, मैंने तो बहुत आसान है, मैंने जाकर नल खोल दिया, पानी आ गया, चलो उद्घाटन हो गया। अब देखिए हंसी कहाँ से निकलती है। मैं तो वहाँ आके फंस गया कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कैलाश जब 2 शब्द बोल दीजिए पानी के टैंक के पर। मैंने कहा यार पानी के टैंक पे क्या बोलना है, पागल हो गया यार। बोले नहीं कुछ बोलो, अब इज्जत का सवाल सबके सामने बोल रहे हैं, आप तो कलाकार है, इधर से उधर बात निकाल ही लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा प्यारे बच्चों, आज आपके स्कूल के अंदर जो ये पानी का टैंक लगाया है, टैंक 2 प्रकार के होते हैं। एक टैंक लड़ाई में काम आता है और एक टैंक बच्चों पानी का टैंक होता है, उसमें पानी भरते हैं। पानी 2 प्रकार का होता है, एक पानी पीने का होता है, वो साफ पानी होता है, पीने के काम आता है। एक गंदा पानी होता है, गंदे का पानी के अंदर कमल के फूल खिलते हैं। फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। अब देखिए मैं बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, घुमाता हुआ, सोच सोच के बोल रहा हूँ। गुलकंद पेट साफ करता है, और पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अरे रंग तो ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन जहां पर हिटलर पैदा हुआ, हिटलर ने वार किया। वार 7 प्रकार के होते हैं, दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और सबसे बड़ा वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी कि दुनिया गोल है, गोल तो रसगुल्ला भी है। रसगुल्ला खाने से क्या है, प्यास लगती है।
प्यास लगे तो पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो है ना ये वाटर टैंक। तो इस तरह मैंने अपनी इज्जत बचाई बोल के। अब जैसे मैं बैठा, प्रिंसिपल साहब बोले ये बात तो आपने टैंक पे कह दी, और छोटे छोटे बच्चे बैठे, कैलाश जी इन बच्चे को पूछ कहिए। अब वो 4-5 साल के बच्चे, मैंने कहा यार इन बच्चों के लिए क्या बोलूँ, बोला कुछ बोलो मैसेज वाली बात। नहीं मैसेज वाली बात तो अब लिखने का भी हमको शौक था, मैंने कहा मुझे 10 मिनट दीजिए। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने वहाँ पर पहली बार लाइफ के अंदर 20 तक की गिनती लिखी। वो गिनती मैंने कई स्कूलों में बोली, आज भी बच्चों को याद है। राजस्थान के न जाने अब तक मैं 60-70 स्कूलों के अंदर ये गिनती बोल चुका हूँ, और मेरी गारंटी ये गिनती आप भी सुनेंगे ना, आपको एक बार में गिनती याद हो जाएगी। और पहली बार जो बच्चा तो बोलने लगा है, जिसकी उम्र मात्र 1.5 साल या 2 साल की है, आप उसे भी ये गिनती सुनाओगे ना 20 तक की गिनती, तो कहते हैं हंसते हंसते कविता के माध्यम से गिनती है, बच्चों को याद हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, आप सुनकर देख लीजिए। एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलिए। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तरफ से मैं बोल देता हूँ 2 बार एक ही शब्द को। देखिए 20 तक की गिनती गा के किस तरह बोली जाती है, बच्चों को किस तरह याद होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, शिक्षा बिना जीवन बेकार, शिक्षा बिना जीवन बेकार। 5 6 7 8, 5 6 7 8, पाओला शिक्षा होवे ठाठ, पाओला शिक्षा होवे ठाठ। 9 10 11 12, 9 10 11 12, 9 10 11 12, 9 10 11 12। पढ़बाला टाबर लागे छे प्यारा, पढ़बाला टाबर लागे छे प्यारा। और 13 14 15 16, 13 14 15 16, अनपढ़ मचावे रोड़ा ही रोड़ा, अजी अनपढ़ मचावे रोड़ा ही रोड़ा। 17 18 19 20, 17 18 19 20। याई उम्र छे जल्दी से सीख, याई उम्र छे जल्दी से सीख। तो ये 20 तक की गिनती कविता के माध्यम से मैंने बच्चों को सुनाई, जो आज भी राजस्थान में बड़ी फेमस है। ये मैंने खुद ने बनाई है दोस्तों, और इस गिनती को मैं अब चाह रहा हूँ कि 100 तक बना दूँ और स्कूलों में जाके सुनाऊँ, ताकि हंसी तो हम दिलाते हैं, हंसी के माध्यम से थोड़ी शिक्षा का भी प्रचार हो। तो हंसी कहते हैं दोस्तों हर जगह है, और हंसी मैं आपको बताऊँ कि कैसे कैसे और कहाँ से निकलती है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अभी नाटकीय अंदाज के अंदर, जिस तरह हम थिएटर पे नाटक करते हैं उस अंदाज में मैं ले चलता हूँ आपको मेरे साले के घर। जब पहली बार मैं अपने साले के घर गया, पहली बार मैं अपने ससुराल गया था, यानी कि, और ससुराल के बाहर कौन मिला, मेरा साला बैठा हुआ था। देखिए उसने किस तरह बात की मुझसे। मैं पहुंचा ससुराल, ससुराल के अंदर जैसे मैं पहुंचा तो मेरा जो साला था छोटा वाला घर के बाहर बैठा हुआ था। मैंने उससे जाके पूछा, अबे राजू इधर आ, तेरे पापा कहाँ हैं? तो वो बोला मुझसे, कौन से वाले पापा? मैं बोला चाटेंगे मारूंगा, पापा भी अलग अलग होते हैं क्या? पापा तो एक ही होते हैं। तो नहीं नहीं जीजा जी, मेरे तो 5 पापा है। मैंने कहा पागल है क्या, 5 पापा भी कोई होते हैं क्या? पापा तो सबके एक ही होते हैं, तेरे 5 पापा कैसे है? तो वो बोला, अरे मैं साबित करके बता सकता हूँ जीजा जी, मेरे 5 पापा है, आप चाहे गिन लो, मैं आपको गिना सकता हूँ। मना ठीक है बेटा, आज तो तू मुझे 5 पापा गिनवा के बता, तेरे 5 पापा कैसे हैं, नहीं तो चाटा मारूंगा खींच के। तो वो मुझे देखे कैसे गिनवा रहा है 5 पापा। देखो जीजा जी, पहले पापा तो वह जिनके पास लाइसेंस है हमारा पापा होने का। मेरा लाइसेंस है क्या मतलब? अरे राशन कार्ड में जिसका नाम है, वाइफ ऑफ लिखते ना आगे, जिसके साथ मम्मी ने 7 फेरे लिए हैं, खाना खाया है, बारात आई थी, पंडित आया था, वो जो सबके होते हैं। मैंने कहा हाँ वो पापा तो मैं मानता हूँ, वो तो सबके हैं, वो तो पहले पापा है, दूसरे पापा बता। तो देखो कैसे बता रहा वो। बोले दूसरे पापा जीजा जी जिसने दुनिया के सारे पापा बनाए। मैंने कहा क्या मतलब? मतलब वो ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर परमात्मा, वो सबका पापा है। मैंने कहा यार बात तो इसकी सही है, वो पिता परमेश्वर सबके पापा है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तूने 2 पापा बता दिए, अब तू मुझे तीसरा पापा बता दे, कौन है? बोला धरती हमारी माता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल धरती हमारी माता है। तो फिर आसमान कौन हुआ? मैंने कहा यार आसमान तो हमारा बाप हुआ भाई यार। मैंने सही है यार, चल 3 पापा तो तेरे मान गया, चौथा पापा बता, चौथा कौन है? बोले गाय को क्या बोलते हैं? मैंने गाय को क्या बोलते हैं? गाय माता। मैंने हाँ गाय को गाय माता बोलते हैं। तो फिर सांड कौन हुआ? मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार बात तो सही करा भाई यार, गाय माता तेरे भाई साहब, सांड ही बाप हुआ हमारा। तो मैंने कहा ठीक है मेरे बाप,
60 बाप हो गया, 4 बाप हो गए, अब तू 5वां बाप बता। तो देखिए 5वां बाप बता रहा है, बोले जीजा जी कभी कभी काम के टाइम पे गधे को भी, समझिए ना। मैंने कहा हाँ, काम के टाइम पे कभी भी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने मान गया भाई, तेरे 5 बाप है। मैंने कहा यार तू मान गया, नहीं नहीं मेरे 5 है, आपके तो 6 है। मैं चाटा मारूंगा साले, मेरे 6 कैसे हुए? बोला आपके 6 इसलिए कि जो मेरे पापा है, आपके ससुर जी, वो भी तो आपके पिता समान है। मैंने यार इससे नहीं जीत सकता, इससे नहीं जीत सकता। मैंने कहा यार वापस घर ही चलो। और इस तरह दोस्तों लौट के मैं वापस अपने घर पे आ गया। मैंने कहा भाई इससे जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये थिएटरी कल तरीके से मैंने आपको बताया कि हास्य कैसे कैसे और कहाँ कहाँ मिलते हैं। और हास्य का दोस्तों ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। एक शेर भी कहा है किसी शायर ने बहुत अच्छा हंसी के ऊपर, कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम हंसना कैसे भूल गए, हंसते हंसते तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य बात है, मगर ये परिवर्तन अगर हमें अच्छाइयों की ओर लेके जा रहा है, उन्नति की ओर लेके जा रहा है, तरक्की की ओर ले जा रहा है, तब तो ये अच्छा है परिवर्तन। और अगर ये परिवर्तन हमें पतन की ओर लेके जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है। और आज हमारा परिवर्तन हमें पतन की ओर ही लेके जा रहा है, प्रगति की ओर बहुत कम लेके जा रहा है। पतन कैसे हो रहा है? देखो आजकल हमारा खान पान बदलता जा रहा है। मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूँ, भारत की। खान पान बदल गया, रहन सहन, बोल चाल, हर चीज़ बदलती जा रही है। आपसी भाईचारा तक बदल गया है। पहले के समय में एक इंसान जब शाम को घर आके खाना खाता था तो पहले पड़ोस के घर में देखता था कि खाना बना या नहीं बना। इसे कहते थे भाईचारा, कि हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है। बेटा घर लौटता था। आज के समय में देखो, अगर बेटा घर लौटता है, शाम को आके खाना खाता है, तो वो ये तक नहीं पूछता कि मेरे बाप ने खाना खाया या नहीं खाया, मेरी माँ ने खाया या नहीं खाया। घर के अंदर बदल गए यार, हम घर में बदल गए हम। ये सब परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन नहीं चाहिए हमें। अब देखिए परिवर्तन, देखिए शादियों में, देखिए आप कितना बड़ा परिवर्तन है। पहले शादियां होती थी, ये लंबी लंबी पंगतें लगती थी, मेहमानों को बैठाया जाता था, उन्हें खाना खिलाया जाता था। मेहमान एक जगह बैठ के इज्जत के साथ खाना खाते थे। खाना खिलाने वाले ऐसे तसले लेकर भागा करते थे, लाडू लाडू लाडू, पुड़ी पुड़ी बोलो, दही, ट्रिपोरा बोलो ट्रिपोरा, लोंजी बोलो लोंजी, लापसी लापसी, पकौड़ी पकौड़ी, ऐसे चिल्ला चिल्ला खाना खिलाते थे भाग भाग के। आज देखो माहौल कैसा बदल गया। आज की शादियां देखो आप, खाना खिलाने वाले वेटर एक जगह हाथ बांध के यूं खड़े हो जाते हैं, और जो बेचारे खाने वाले हैं वो प्लेटें लेके हाथ में ऐसे भिखारियों की तरह भागते हैं। जैसे मंदिर के बाहर भिखारी कोई पूरी सब्जी बटती है ना, अमीर आदमी बांटने आता है तो ऐसा एक प्लेट थोड़ा दही डाल दे। ये हालात हो रहे उनके। उसकी झूठी प्लेट में वो घुस रहा है, उसके हाथ का लिया वो खा रहा है, वो उसका वो खा रहा है, कोई कोने में घुसे खा रहा है, कोई प्लेट इस तरह भर रहा है जैसे 7 दिन का खाना पहली बार खाने को मिला हो। ये हालात हो गए यार। ये हमारी तरक्की है, ये हमारा परिवर्तन है, ये हमारी तहजीब है। सब कुछ बदल गया, बोली चाली बदल गई। आज देखो, आज शादी होती है किसी लड़की की, आज की तारीख में शादी हुई है, कल वो अपने पति को क्या बोलती है? रमेश, आज सुनो, सुरेश। पता ही नहीं चलता वो अपने पति को बुला रही है, अपने बेटे को बुला रही है। और वो पति भी ऐसा आता है जोरू के गुलाम की तरह, आया डार्लिंग, मुझे बुलाया, क्या काम है बोलो। ये हालात है। मगर कहीं पर आज भी हमारे बुजुर्ग घर में जो दादी है, नानी है, काकी है, बुआ जी है, ये जो आज भी भारत में हमारे जिंदा है, मौजूद है, उन्होंने हमारे कल्चर को आज भी कहीं ना कहीं बचा के रखा है, जिसका हमें गर्व है। आज भी वो अपने पति का नाम, इतनी उम्र होगी, 90 साल 100 साल की उम्र होगी, वो अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती है। आज भी वो ये कहती है, आवाज लगाती, जब ए जी, ओ जी, पप्पू के पापा, राजू के दादाजी, अजी सुनते हो जी, ये कह के बुलाती हो। इतना लंबा घूंघट आज भी रखती हो 100 साल की बुजुर्ग, हमारी दादी नानी। ये हमारा कल्चर है जो आज भी जिंदा है। आज इसी बात को लेकर कहते हैं कि हाथ से पैदा कैसा हो जाता है। मैं आपको बताता हूं इस बात में भी हाथ से पैदा कैसा हुआ। ये तो बात हकीकत है कि एक बुजुर्ग दादी जी थी, वो गई, ये जो आधार कार्ड बन रहे थे वहां कार्ड बनवाने गई, और जाके बोली उसको आधार कार्ड वाले को। तो कार्ड वाले ने पूछा, हाँ दादी जी, नाम क्या है आपका? अरे बेटा, मेरा नाम तो शांति है। अच्छा, शांति शांति शांति, ठीक है। आगे पति का नाम बोलो। अरे बापणी का, पति का नाम तो नहीं ले सकती बेटा मैं, हैं?
पति का नाम नहीं ले सकती? क्यों, क्या हुआ? अरे पागल, पति का नाम कौन लूं बेटा मैं? पति का नाम पति का नाम नहीं लूं मैं। तो फिर इसके अंदर क्या लिखूं मैं? नाम तो बताना पड़ेगा। अच्छा नाम बताओ, जरूरी है बेटा? हाँ हाँ माता जी नाम बताना जरूरी है, नाम बताओ। तो दादी जी देखिए कितनी बुद्धिमान थी। दादी जी ने कार्ड बनवाने वाले से कहा, अच्छा बेटा एक काम कर, तुम्हारा एक सवाल को जवाब दे, उस जवाब के माय नहीं मारा पति को नाम आ जाओ। लो हैं? बोले ऐसा क्या सवाल है कि सवाल में पति का नाम आ जाएगा, जवाब दूंगा तो अपने आप? हाँ। बोले ठीक है, आप दादी जी सवाल पूछो। तो देखिए दादी जी ने कैसा सवाल पूछा, पति का नाम अपने आप निकल के आ गया। तो दादी जी ने उससे पूछा, बेटा यह बता, 3 गंजी, गंजी बनियान को बोलते हैं दोस्तों, पुराने लोग बनियान को गंजी बोलते हैं। तो दादी जी ने पूछा, यह बता 3 गंजी और 3 गंजी दोनों मिला के टोटल कतरी गंजी हुई? तो 3 गंजी और 3 गंजी मिलाकर हुई 6 गंजी। यही नाम से हमारे पति को लिख ला, 6 गंजी। तो नाम लिया भी नहीं और नाम ले भी लिया। इसे कहते हैं कल्चर, संस्कार। और आजकल ये संस्कार देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही बदलते जा रहे हैं। ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। और राजस्थान के लोगों में प्यार, सद्भाव, कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की आन बान और शान, मेरा रंग रंगीला राजस्थान। फक्र है हमें, हम राजस्थान के, राजस्थान ये हिंदुस्तान में तो है ही है, लेकिन हमारे कल्चर पे हमारे बुजुर्गों ने आज भी जीवित रखा है हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में। फक्र है हमें उन पर। तो ये ईमानदारी की बात पर भी एक किस्सा मुझे याद आया, वो बताता हूँ मैं आपको। कि एक बार हुआ कि एक किसान था। वो किसान अपने खेत में एक तालाब के किनारे पर बैठा रो रहा था। तो वहाँ से क्या है कि ऊपर से भगवान की सवारी जा रही थी आकाश में से, वायुयान से। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ जा रहे थे। तो नीचे रोता हुआ देख के कहते हैं महिलाओं का दिल पसीज जाता है। तो बोलिए अरे रे रे भगवान देखो आपका एक भक्त है, वो बैठा रो रहा है, चलो उससे बात करें। तो भगवान बोले रहने दो यार, यहाँ के लोग आगे ना पृथ्वी के बड़े उल्टे होते हैं, भी गले पड़ जाएगा ये। बोले नहीं 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 नहीं, आपको नीचे चलना ही पड़ेगा। अब औरतों से कौन जीते? कोई जीता है क्या दुनिया में आज तक औरतों के आगे? कोई नहीं जीत पाया। तो भगवान की क्या औकात है? भगवान बोले ठीक है पार्वती जी चलिए विपदा दूर करते हैं। भगवान नीचे आया और आके बोले भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे रो रहा है? अरे यार जाओ यार, आप क्यों माता खा रहे हो, मैं पहले ही परेशान हूँ। अरे भाई हम भगवान हो। ओहो आप भगवान हो तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मान लो। ओहो बोले ये तो पहचान नहीं पा रहा पार्वती हमें, अब इसे असली रूप तो दिखा नहीं सकते, इसकी आंखें देख नहीं पाएगी, अब हम मानव रूप में आए, मान रहे नहीं, क्या करें? तो पार्वती जी ने समझाया, देखो भैया बात ऐसी है, आप चाहे भगवान मानो या ना मानो, आप सिर्फ अपनी समस्या बताओ कि आप क्यों रो रहे हो, हम समस्या दूर कर देंगे, तब तो मान जाओगे कि हम भगवान है। हाँ हाँ तब मान जाऊंगा, तो बताओ क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा ये जो तालाब है ना, इस तालाब के अंदर मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, डूब गई। बोले इतनी सी बात है, कुल्हाड़ी के लिए दौड़ा है? इतनी सी बात कैसे है? उस कुल्हाड़ी से मैं लकड़ियाँ काटता था, मेरा घर का चूल्हा जलता था, मेरे बच्चे पलते थे, मेरा तो औजार है वो। बोले ठीक है इतनी सी बात है ना, अभी निकाल देते तेरी कुल्हाड़ी। भगवान ने यूँ हाथ हिलाया, चांदी की कुल्हाड़ी निकल के बाहर आई। बोले ये ले। अरे ये वाली नहीं है मेरी, ये नहीं है, दूसरी है। भगवान बोला ईमानदार आदमी है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवान ने फिर हाथ हिलाया तो सोने की निकल के आई। बोले ये ले ले। ये भी नहीं है मेरी, दूसरी वाली है। भगवान ने देखो ज़्यादा ईमानदारी दिखाया। भगवान ने तीसरी बार हाथ हिलाया तो हीरे की निकल के आई बाहर, डायमंड की। बोले ये है क्या? तो वो आदमी गुस्से में बोला, अरे यार जाओ यार, आप कोई भगवान भगवान नहीं हो, फालतू बकवास कर रहे हो, कभी ये निकालते हो सोने की, कभी चांदी की, कभी हीरे की, मेरी तो लोहे लकड़ी की थी, देना है तो दो वरना जाओ। भगवान बोले वाकई ईमानदार आदमी है, अब तो इसकी निकालनी पड़ेगी। भगवान ने उसकी लोहे की लकड़ी की निकाली बाहर। बोले ये वाली है? बोला हाँ यही है मेरी, ये दे दो। भगवान बोले भैया तेरे जैसे ईमानदार की बहुत कमी है, और तू राजस्थान का आदमी है, पहली बार देखा तो बहुत ईमानदार किसान है यार। बोले एक काम कर, तेरी वाली तो ले ले, और मेरे कहने से एक आशीर्वाद के रूप के अंदर ये तीनों कलाड़े भी तू ले जा, मेरी खुशी से दे रहा हूँ तेरे को मैं। बोले फिर ठीक है, खुशी से दे रहा हूँ, फिर ठीक है। वो ले गए। अब हुआ यूं, 1 महीने बाद भगवान वहां से फिर जा रहे थे, रो रहा बैठा बैठा। बोला आज फिर रो रहा है? भगवान जाके पूछा अब क्या हुआ, अब क्या रो रहा है? बोले इस तालाब के अंदर है ना मेरी लुगाई डूब गई। ओए होए लुगाई डूब गई? तो भगवान ने देखा बहुत टाइम हो गया, कहीं बदल तो नहीं गया, इसकी परीक्षा फिर से लो। तो भगवान ने यूं हाथ लाया तो तालाब में से कैटरीना कैफ निकल कर बाहर आई।
उसको देखते हुए बोला, हाँ यही है मेरी घरवाली, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। भगवान बोले, अरे यार तू तो, मैं तेरे को ईमानदार समझता था, तू तो बेईमान आदमी हो गया है। अरे कैटरीना कैफ को देख कर तेरी नीयत बदल गई? नहीं, मेरी नीयत नहीं बदली है, मैं ईमानदार था, हूँ और रहूँगा, लेकिन अभी मैं मना कर देता कि ये मेरी नहीं है। तो बाद में आप हाथ हिला के ऐश्वर्या राय निकालते, मैं कहता ये भी मेरी नहीं है। फिर बाद में आप हाथ हिलाते, उसके बाद में फिर आप दीपिका पादुकोण निकालते, मैं कहता ये भी मेरी नहीं है। फिर आखिर में जाके मेरी निकालते, फिर मैं कहता ये वाली मेरी है। तो आप बोलते जाओ, तेरी ईमानदारी पे खुश हो गए, चारों तेरी। महंगाई के ज़माने में एक को पालना है, चार को मेरा बाप पालेगा क्या? इसीलिए मेरे को कैटरीना दे दो। तो ये ऐसे होते हैं हमारे ईमानदार राजस्थान के लोग बाग। और प्रस्तुतियाँ तो दोस्तों बहुत सारी है मेरे पास कहने सुनने के लिए, लेकिन क्या करें कि समय की भी एक सीमा होती है। समय मुझे सिर्फ इतना ही दिया गया था, समय पूरा हो चुका है, इसलिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, वरना काफ़ी प्रोग्राम की मैंने तैयारी की थी। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुति पेश करूँगा। और जाने से पहले एक बार आपसे विदा लेने से पहले मैं फिर से एक बार ईला जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है। और इस मुहिम से जुड़े सभी लोग को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, बुतोड़ा साहब का, विश्वनाथ भट्ट जी का, सवेश जी का, एवन टीवी, श्री सीमेंट, सभी लोगों का एक बार मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। और इस मुहिम को इसी तरह जारी रखें और आगे बढ़ाएं, ताकि हम जैसे जो गरीब कलाकार हैं, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ थिएटर है, इसके अलावा हमारे पास कोई काम भी नहीं है, हम बेरोजगार होकर घर पे बैठे हैं, तो हमारे लिए ईला जी से खास कर सभी लोगों से जुड़े निवेदन है कि इसको बंद ना करें, इसको सुचारू रूप से चालू रखें। और मेरी तरह और भी बहुत से कलाकार हैं, ताकि उनका भी घर चल सके, उनका भी घर का चूल्हा जल सके। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।